नेक्स्ट है फेजान रूल। कैटायन का साइज डिक्रीज़ करेगा एंड एनायन का साइज इंक्रीज़ करेगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। चार्ज जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर का, मतलब कि चार्ज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एंड कैटायन का साइज सेम है, चार्ज भी सेम है, तो डी ब्लॉक में जो पोलराइजिंग पावर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि पोलराइजिंग पावर डी ब्लॉक का ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉवल गैस, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन से। एंड इसी में होता है कि कैटायन जो रहता है ये पोलराइज करता है एनायन को, मतलब कि ये कैटायन है स्मॉलर साइज़ का एंड ये एनायन है लार्जर साइज़ का। तो ये जो कैटायन है इसको अपने तरफ खींचेगा तो इसी को बोलते हैं कैटायन पोलराइज कर रहा है एनायन को। तो वही यहाँ पे दिया गया है, कैटायन पोलराइज कर रहा है एनायन को, ये कैटायन है ये एनायन है, तो कैटायन अपने तरफ एनायन को खींच रहा है। नेक्स्ट है कितना परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड में, तो इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है वही स्टेप यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट स्टेप है उसमें पोलराइजिंग पावर देखा जाता है कैटायन का। नेक्स्ट स्टेप है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड लास्ट स्टेप है एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन। एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन का सिंपल मीनिंग होता है पोलराइजेशन, मतलब कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी देखा जाता है। नेक्स्ट है वेस्पर, तो इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड इसमें प्रेडिक्ट किया जाता है शेप कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का। मेन पोस्टुलेट जो है वेस्पर थ्योरी का, मतलब कि इसमें जो शेप डिपेंड करता है वो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो रहता है वो दोनों पे डिपेंड करता है। वैलेंस सेल को एज्यूम किया जाता है स्फीयर जैसा एंड मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट किया जाता है सिंगल सुपर पेयर के जैसा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड में जो होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ये 3 बॉन्ड है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दोनों को हम बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर, मतलब कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो इसको हम बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर। वेस्पर जो होता है ये एप्लीकेबल होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। रिपल्सन का अगर हम ऑर्डर देखें तो लॉन पेयर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का ज़्यादा होगा, फिर बॉन्ड पेयर का होगा, मतलब कि लास्ट में बॉन्ड पेयर का होगा। इसको हम सिंपल याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी एटम है, जैसे वाटर लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया एंड ये हाइड्रोजन हो गया एंड यहाँ पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर जो है ये ज़्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर तो एक जगह रहता है, बट लॉन पेयर जो है ये लोकलाइज कर सकता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है एंड ये ज़्यादा स्पेस लेता है, तो इसलिए इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। वेस्पर थ्योरी जो है ये प्रेडिक्ट करता है ज्योमेट्री लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स का, मतलब कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो रहता है उसका ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता है वेस्पर थ्योरी एंड सबसे ज़्यादा जो करता है वो पी ब्लॉक का करता है। एंड नेक्स्ट ड्रॉबैक दिया गया है वेस्पर थ्योरी का, तो थियोरेटिकली बेसिस पे देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो है इसका इफेक्ट उतना क्लियर नहीं है मॉलिक्यूलर शेप के लिए। वेस्पर के अकॉर्डिंग जो शेप दिया गया है एनसीईआरटी में इसका टेबल बना हुआ है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है, मतलब कि यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का होगा। एसपी में हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होगा। sp2 जो होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब कि इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं, इसके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो इसमें हम सिंपल एक ये डंडा लगा देंगे तो ये हो जाएगा sp3 एंड इसमें जो एंगल रहता है ये 109.5 डिग्री रहता है। नेक्स्ट अगर हमें एग्जांपल दिया गया है PCl5, तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे A एंड कितना एटम अटैच है 5, तो AB5 लिखेंगे एंड लोन पेयर कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो फॉस्फोरस जो होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसको हम लिखते हैं 2 8 8 to 10 5 15
क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है एंड सराउंडिंग एटम भी 5 है, तो सराउंडिंग एटम को माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो मतलब कि ये 0 आ गया तो लोन पेयर भी 0 है। तो AB5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये तो सेंट्रल एटम है एंड ये सराउंडिंग एटम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sp3d 31415, मतलब कि 5 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। एंड ट्राइगोनल बाई पैरामिडल हम बनाते कैसे हैं, सिंपल ऐसे बनाना एंड यहाँ से एक लाइन खींच देना, तो यही होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये होता है एक्सियल एंड ये जो होता है ये होता है इक्वेटोरियल। एंड इसमें हम एंगल का बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर में हम देखे थे 120 डिग्री का होता है, तो इसमें तीन जो होगा ये 120 डिग्री का होगा, 6 जो होगा वो 90 डिग्री का होगा एंड 1 जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। मतलब कि एक ऐसे जो लाइन रहता है, तो ये वाला जो हो गया ये टोटल 180 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम SF6 का। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे A, B एंड सराउंडिंग एटम कितना है 6 है एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2, 8, 2, 10 एंड ये 6 हो जाएगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सराउंडिंग एटम को माइनस करते हैं, तो 6 - 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर 0 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा sp3d2 32516, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पैरामिडल। इसको हम सिंपल इस टाइप से स्क्वायर बनाते हैं एंड फिर ऐसे डायगोनल बना देते हैं एंड ऊपर से ऐसे 2 लाइन परपेंडिकुलर दे देते हैं। तो इसमें जो एंगल रहता है वो 90 एंड 180 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट दिया गया है पेंटागोनल बाय पैरामिडल एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये sp3d3 होता है एंड इसको हम इस टाइप से बनाते हैं, इधर से पूरा लाइन खींच देते हैं, ऊपर से 2 लाइन परपेंडिकुलर। ये उतना नहीं पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज में यही सबसे क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो होता है ये ज्योमेट्री होता है, मतलब कि ज्योमेट्री में हम ये नहीं देखते हैं कि ये बॉन्ड पेयर है लॉन पेयर है, मतलब कि ज्योमेट्री में हम सारा चीज़ लेते हैं। अगर शेप का हम बात करें तो शेप में हम काउंट नहीं करते हैं लॉन पेयर का। इसका हमें शेप लिखना है तो यहाँ से ये लॉन पेयर को हम रिमूव कर देंगे। जब ये लॉन पेयर को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वी शेप का लग रहा है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये वी शेप का इसका शेप होगा या फिर बैंड शेप का होगा। टेट्राहेड्रल को हम ऐसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, अगर हमें इसका शेप लिखना है तो शेप में हम क्या करते हैं ये लॉन पेयर को रिमूव कर देते हैं। जब ये लॉन पेयर को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल बाय पैरामिडल का है, तो इसमें एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें सिंपल स्टेबिलिटी पूछा गया है, एक ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ये है एंड एक ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ये है। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर रखा गया है वो एक्सियल पोजीशन पे रखा गया है एंड यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया है। तो एक्सियल पोजीशन पे रखा गया है, तो यहाँ पे 3 जगह लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है एट 90 डिग्री एंड यहाँ पे 2 जगह लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है 90 डिग्री। तो स्टेबिलिटी उसी का ज़्यादा होगा जहाँ पे रिपल्सन कम होगा। तो 2 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाला है, मतलब कि जहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर रखा है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका ये B है एंड ये A है, तो B का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू A। तो इसलिए जब भी हम लॉन पेयर को रखते हैं तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं एंड इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। मतलब कि ये जब ऐसे है तो यहाँ पे लॉन पेयर है, तो इसको तो बोल दिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। अगर हम शेप लिखते हैं तो लॉन पेयर को हटा देते हैं, तो ये जो झूला रहता है सीसॉ टाइप का उस टाइप का लग रहा है एंड इसको हम फोल्डेड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो याद रखना।
ये भी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल का ही ज्योमेट्री है, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर लिया गया है एंड यहाँ पे 1 लोन पेयर लिया गया था। तो लोन पेयर कहीं पे भी कोई भी फिगर में हमें रखना हो वो पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे। अगर यहाँ पे लोन पेयर को हम रखते हैं तो इसका अगर हम इसका शेप लिखें तो शेप में क्या करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं तो ये टी शेप का देखेंगे। एंड ये टी शेप जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। अब एनसीईआरटी में जितना भी फॉर्मूला मतलब कि एग्जाम्पल दिया गया है टेबल के फॉर्म में, वो सबको हमें खुद से बनाना है और लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना। अगर हमें Xe4 का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो इसमें पहले हम लिखेंगे A एंड सराउंडिंग एटम कितना है B4 एंड लोन पेयर इसमें हमें लिखना है। तो लोन पेयर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। तो 8 में से हम सराउंडिंग एटम को माइनस करेंगे, सराउंडिंग एटम 4 है तो 8 में से माइनस जाएगा 4 तो ये बचेगा 4। तो 4 में अगर लोन पेयर यहाँ पे लिखते हैं तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर लिखेंगे तो टोटल कितना हो गया 6। 4 + 2 6 हो गया। तो अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा sp3d2 325x6 एंड इसका लिखे SF4 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A सेंटर एटम एंड सराउंडिंग एटम B4 हो गया। एंड हमें लोन पेयर कैसे लिखना है, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है एंड सराउंडिंग एटम से माइनस कर देते हैं, सराउंडिंग एटम 4 है तो यहाँ से 4 से माइनस कर देंगे तो ये 2 आया एंड 2 का हाफ 1 होता है तो यहाँ पे लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d 3 एक 4 एक 5 क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं। ऐसे ही सबका बना लेंगे, शेप बना लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछा जाता है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताई हूँ ये यकीन से जब मैं मोहित सर का क्लास की थी तो वो यही बताए थे जुगाड़ टाइप का करके। एंड एक जो एक्सेप्शन होता है ये ऑक्सीजन वाला केस में होता है। तो यहाँ पे हमें SO2 का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो इसमें ध्यान रखना हम A लिखते हैं सेंटर एटम एंड B जो लिखते हैं वो सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम तो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे हम लोन पेयर फाइंड करेंगे तो हम सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये होता है 2 8 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम सराउंडिंग एटम को माइनस तो करेंगे बट ऑक्सीजन में एक्सेप्शन हो जाता है तो यहाँ 2 के जगह 4 लेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 दिया रहता है तो 6 लेंगे। ऑक्सीजन के केस में हम सारा डबल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4, ये 2 आ गया। लोन पेयर हम 2 का हाफ कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो लोन पेयर यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये हो गया हमारा sp2।